एक मर्द के लिए उसकी इज्जत और किरदार सबसे अहम होता है, और अगर वो मर्द अपनों से दूर प्रदेश में बैठा हो तो उसके लिए इससे भी ज़्यादा मुश्किल अपने जज्बात और अपने ख्वाहिशात को काबू में रखना होता है, खासकर अगर वो शादीशुदा मर्द हो। मेरी ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। शादीशुदा होने के बावजूद मुझे अपनी बीवी को छोड़कर लेबनान जाना पड़ा। तो जो कुछ वहाँ की औरतों ने मेरे साथ किया जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं बिस्तर से उठा और गुस्ल खाने की तरफ बढ़ गया। मुझे गुस्ल करना था। मेरी लेबनानी मैडम ने रात जो कुछ मुझसे करवाया था उसके बाद वो गुस्ल करना मुझ पर ज़रूरी हो गया था। मैं शावर खोलकर उसके नीचे खड़ा हुआ और आंखें बंद करके रात के एक लम्हे को सोचने लगा। लेकिन पता नहीं क्यों जितना ज़्यादा मैं सोच रहा था उतना मेरा दिमाग बंद हो रहा था। रह रहकर मुझे अपनी बीवी का ख्याल आ रहा था जिसे मैं पाकिस्तान छोड़कर यहाँ आ गया था। मेरी लेबनानी मैडम ने जो हरकत की थी मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। वो जानती थी कि मैं शादीशुदा, उसके बावजूद भी पता नहीं क्यों उन्होंने रात मेरे साथ ये सब कुछ किया था। शावर के पानी के साथ मेरी आंखों से भी पानी बह रहा था। मुझे अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। और ये बात जानकर आप भी दंग रह जाएंगे कि किस तरह मेरी लेबनानी मैडम ने। मेरा नाम मुनव्वर है, मेरा ताल्लुक सियालकोट से है। मेरी शादी को 10 दिन ही गुजरे थे कि अचानक ही मुझे लेबनान की कंपनी से फ़ोन आ गया। मुझे वहाँ नौकरी मिल गई है। उस नौकरी के लिए मैं पिछले 2 साल से कोशिश कर रहा था, मगर मैंने सोचा भी नहीं था नौकरी मुझे उस वक्त मिलेगी जब मैं अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर रहा हूँगा। इस नौकरी को हासिल करने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, इसलिए जब मुझे ये नौकरी मिलने की खबर मिली तो मेरी खुशी की इंतहा ना रही। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मेरी बीवी बानो, जिसे इस बारे में कुछ भी इल्म नहीं था, उसे पता चला तो उसने एक अलग ही हंगामा खड़ा कर दिया। इस कदर रोई कि मैं बयान नहीं कर सकता। कहने लगी कि मुनव्वर, आप मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। ना ही शादी से पहले आपने कोई ऐसी बात की थी। ये तो सरासर ज्यादती है मेरे साथ। मैंने उसे प्यार से समझाने की कोशिश की कि मैंने 2 साल पहले इस नौकरी के लिए कोशिश शुरू की थी। मुझे क्या मालूम था कि इस तरह शादी के 10 दिन बाद मुझे मिल जाएगी। ये सब तो तुम्हारे नसीब से मुझे मिल रहा है। देखो, मैं लेबनान जाऊंगा तो हम दोनों के ही नसीब अच्छे होंगे। बानो ने फौरन इनकार कर दिया। कहने लगी कि मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए जिसके लिए आपसे दूर रहना पड़े। इससे पहले कि मैं बानो की बातों में आकर इनकार करता, हमारे झगड़े की आवाज़ पर मेरी माँ कमरे में चली आई। पर जब उसे मेरी इस नौकरी का इल्म हुआ तो वो बहुत खुश हुई। मेरे हाथ चूमकर कहने लगी, मुनव्वर, हरगिज़ भी इनकार ना करना। तुम्हारी ये नौकरी सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बहनों और तुम्हारे आने वाले बच्चों के हक में बहुत बेहतर साबित होगी। अभी शादी के लिए छोटी 3 बहनें एक घर बैठी हैं, और फिर सोचो कल को तुम्हारे बच्चे होंगे तो इस महंगाई के दौर में तुम कैसे उनके खर्चे उठा पाओगे। बानो अभी रुखसत होकर आई है, वो इन बातों को नहीं समझती। जब घरदारी की जिम्मेदारी पड़ती है तब औरत को पता चलता है कि पैसा किस कदर अहमियत रखता है। अम्मा के आगे बानो बिल्कुल खामोश हो गई थी, लेकिन उसकी बरसती आंखें बता रही थी कि वह अम्मा की बातों से इख्तलाफ रखती है। एक तरफ माँ थी जो चाहती थी कि मैं मुस्तकबिल की खुशियों की तलाश परदेश में चला जाऊँ, और दूसरी तरफ बीवी थी। जब कुछ समझ न आया तो मैं घर से बाहर निकल पड़ा। ऐसे ही मैं अपने एक दोस्त के घर पहुंचा तो वो बहुत परेशान बैठा था। मेरे पूछने पर कहने लगा, यार मुल्क के हालात इतने ख़राब है, कुछ समझ ही नहीं आता। अचानक ही मेरी नौकरी छूट गई है। बताओ ऐसे हालात में मैं क्या करूं? 2 बच्चों का साथ है, मैं तो बहुत परेशान हूँ। दिल चाहता है कि मैं अपनी जान दे दूँ। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र सताने लगी। मैंने उसे तसल्ली तो दी, लेकिन मुझे भी यही लग रहा था कि अब उस मुल्क में रहकर नौकरी करना बहुत मुश्किल हो गया। जितनी भी मेहनत कर ली जाए, महंगाई की इस बढ़ती हुई शरह की वजह से खर्चा उठाना नामुमकिन हो रहा था। और बस उसी लम्हे मैंने फैसला कर लिया कि अपने और बानो के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मैं यह कदम उठाऊँ। मैंने बानो के रोने धोने को, उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया था। मैं बस पैकिंग कर रहा था। कंपनी ने मेरा वीज़ा, टिकट सब कुछ हफ्ते भर में ही भेज दिया था। बानो की माँ ने भी उसे बहुत समझाया था कि मेरे लेबनान जाने से उसके हक में ही बेहतरी आएगी, लेकिन वो तो बस मेरा साथ चाहती थी। बार बार मेरा हाथ पकड़ कर एक ही बात कहती थी, मुनव्वर मुझे छोड़ कर ना जाए। जब मैं उसके आगे हारने लगता तो उसका हाथ झटक कर कमरे से निकल जाता। मेरे लिए भी अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़ कर जाना मुश्किल था, लेकिन यह हम दोनों के लिए बेहतर फैसला था। और फिर वो दिन आ गया जब मुझे बानो से जुदा होकर लेबनान के लिए फ़्लाइट लेनी पड़ी। बानो की हालत ने मेरा दिल चीर दिया था, लेकिन मैं ये सोचकर खुद को तसल्ली दे रहा था कि 2-4 दिन में वो मेरे बगैर रहने की आदी हो जाएगी। जब उसकी सारी ज़रूरियात और ख्वाहिशात पूरी होंगी तो वो समझ जाएगी कि मैंने ये सब कुछ उसी के लिए तो किया है।
मुझे जिस कंपनी ने बुलाया था उन्होंने ही रहने के लिए फ्लैट भी दे दिया था, इसीलिए रिहाइश का कोई मसाला नहीं था। कई घंटों की फ्लाइट के बाद जब मैं यहाँ पहुँचा, सबसे पहले मैंने घर पर ही फ़ोन लगाया था। बानो ने मुझसे बात नहीं की थी, वो सख्त नाराज़ थी। अम्मा ने मुझे तसल्ली दी, कहने लगी फिक्र ना करो, कुछ दिन की बात है, मैं उसे खुद समझा लूँगी। अम्मा से खैर खैरियत और मुझे फ़ोन रखना पड़ा। बानो के इस रवैये ने मेरे दिल को दुखाया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इस कदर ज़िद्दी साबित होगी। बजाय हमारी मजबूरियों को समझ कर मेरा साथ देने के, वो मज़ीद मेरे लिए मुश्किल खड़ी कर रही थी। पहले दिन तो मैंने आराम किया और दूसरे दिन उस कंपनी को पहुंच गया जहां मुझे हायर किया गया था। मेरी मैडम एक लिबनानी औरत थी जिनके साथ मुझे काम करना था। उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी और मेरी तो हम दोनों इंग्लिश में ही एक दूसरे से बात कर रही थी। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मेरी खैर खैरियत भी पूछी और मुझे अपने मुल्क खुश आमदीद भी कहा। मैडम के अंदाज कुछ अजीब थे। मुझे अपने सामने बिठा कर वो सर से पैर तक ऐसे देख रही थी कि मैं अपने आप में सिमट कर रह गया था। उनकी नज़रें मुझे अपने वजूद के आर पार होती महसूस हुई थी। शायद मैं गैर मुल्की था, इसलिए वो अच्छी तरह मेरा जायजा ले रही थी या फिर कोई और बात थी, मुझे अंदाज़ा नहीं हो सका। खैर नौकरी का पहला दिन काफ़ी मसरूफ़ गुजर गया था। सारा दिन मैं मैडम के साथ साथ था। वो मुझे काम समझा रही थी। यहाँ काम करने का तरीक़ा पाकिस्तान से मुख्तलिफ था। यहाँ एक एक मिनट का हिसाब रखा जाता, कोई वर्कर अपने काम से गफलत नहीं बरत सकता था। और फिर जब छुट्टी का वक्त आया तो मैडम ने मुझे ऑफर की कि मैं उनके साथ उनके घर डिनर पर चलूँ। उनकी बात सुनकर मैं हैरान हुआ तो वो कहने लगी, आप हमारे मेहमान हैं, पहले दिन तो हमारे साथ डिनर बनता है। वो मेरी मालकिन थी, इसलिए इनकार करना मुमकिन नहीं था। मैं उनके साथ उनके घर चला गया था। बहुत ही खूबसूरत सा बंगला था। यहाँ की हर चीज़ पाकिस्तान से बहुत मुख्तलिफ और बहुत ही खूबसूरत थी। मैडम ने मुलाजमा को कहकर खाने की तैयारी शुरू करवाई और मुझसे कहने लगी कि ड्राइंग रूम में बैठने से अच्छा है मेरे कमरे में चलो। ये बात मुझे कुछ अजीब लगी। मैं गैर औरत के कमरे में मुंह उठा के चला जाऊँ, कम से कम मेरी तरबियत तो ऐसी नहीं थी और ना ही पाकिस्तान की तहजीब ऐसी थी। मैंने इनकार कर दिया और कहा कि नहीं, मैं ड्राइंग रूम में ही ठीक हूँ। वैसे भी मेरी मैडम अकेली औरत थी, घर पर एक मुलाजिम और मैडम के सिवा कोई नहीं था, इसलिए मैं ज़्यादा एहतियात बरत रहा था। अगर ये पाकिस्तान होता तो मैं एक अकेली औरत के घर में कभी कदम रखने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैडम मुझे लिबास तब्दील करने का कहकर चले गए। वो जब वापस लौटी तो उन्होंने एक बहुत ही फैशन वाला सूट पहन रखा था जो मुझे नज़र चुराने पर मजबूर कर रहा था। वो कहने लगी कि अब तुम मेरे मुलाजिम नहीं हो, हम कंपनी से बाहर हैं, तुम यहाँ मेरे मेहमान हो, सुकून से हम बात कर सकते हैं। वो मेरे बिल्कुल बराबर आकर बैठ गए तो मेरे लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। आज से पहले मैं किसी औरत के साथ तन्हाई में इस कदर करीब नहीं बैठा था। मैडम मुझसे मेरी शादीशुदा ज़िंदगी के हवाले से बातचीत करने लगी और बानों के मुतालिक सवाल पूछने लगे। मुझे हैरत हुई कि उन्हें मेरी बीवी में इतनी क्या दिलचस्पी हो गई, लेकिन उनके सारे सवाल जवाब ही मेरी शादीशुदा ज़िंदगी से जुड़े हुए थे। यहाँ तक कि उन्होंने बड़ी बेबाकी से मेरे और बानों के ज़ाती ताल्लुक़ के हवाले से भी सवाल कर लिया था और ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। मगर मैं ये सोच कर खामोश रहा कि शायद यहाँ ऐसी बातें आम हो पर लोग किसी की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में सवाल करते झिझक महसूस ना करते हों। और फिर उन्होंने एक बहुत अजीब बात कही। कहने लगी कि 2 साल से तुम्हारी फाइल मेरे सामने थी, लेकिन उस वक्त तुम कब आ रहे थे? जब मुझे पता चला कि तुम शादीशुदा हो गए हो तो उस वक्त मैंने तुम्हें नौकरी के लिए बुलवाया, क्योंकि मैं एक शादीशुदा मर्द को ही रखना चाहती थी। जब पहली दफ़ा मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी थी तो तुम मुझे बहुत पसंद आए थे और फिर जैसे ही तुम्हारी शादी हुई मैंने तुम्हें यहाँ नौकरी के लिए बुला लिया। मैंने हैरत से मैडम से पूछा, मेरी शादीशुदा होने से इस नौकरी का क्या ताल्लुक़ है? मेरी बात सुनकर उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आई। वो कहने लगी कि पाकिस्तानी मर्द अगर शादीशुदा हो तो उसकी बात ही कुछ और होती है। मैं ना समझी से उन्हें देख रहा था। वो हंस कर कहने लगी, कुछ ही दिनों में तुम्हें समझ आ जाएगा मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। मैंने मैडम के साथ खाना खाया। खाना बहुत ही अच्छा बना हुआ था और उसके बाद जब रुखसत की इजाज़त लेने लगा तो मैडम कहने लगी, रात बहुत हो गई है, अब तुम यहीं रुक जाओ, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। उनकी बात सुनकर मैं चौंक गया कि कैसे वो मुझे अजनबी को अपने घर पर ठहराने की बात कर सकती थी, जबकि वो खुद भी यहाँ अकेली रहती थी। आज हमारी पहली ही तो मुलाकात थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उनसे इजाज़त ली और अपने फ्लैट पर चला आया। मेरी लिबनानी मैडम कम अज़ कम मेरी समझ से तो बाहर थी। उनकी मुस्कुराहट, उनकी बातें सभी बहुत पुरअसरार लगती थी, लेकिन उस सब के पीछे उनका क्या मकसद था इस बात का अंदाज़ा मुझे फ़िलहाल बिल्कुल भी नहीं हो सका था। जब बानो से बात भी करनी थी मैंने बानो को फ़ोन लगाया, लेकिन उससे तो मेरा फ़ोन ही ना उठाया। तंग आकर मैंने अपनी बहन को फ़ोन लगाया और उससे कहा कि अपनी भाभी से मेरी बात करवाओ। मेरे सख्त लहजे पर मेरी बहन घबरा गई और न जाने उसने बानो से ऐसा क्या कहा कि बानो मुझसे बात करने लगी।
ना चाहते हुए भी मैं उससे शिकवा कर बैठा था कि उसने 2 दिन से मुझसे बात क्यों नहीं की। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ बानो। खूब रोई, कहने लगी अब यहाँ मुझसे छोड़कर मुझे चले गए हैं दूर। मेरा यहाँ कौन है? आपके जाते ही सारे घर के काम भी मेरे सर पर डाल दिया गए हैं। शादी के 10 दिन बाद ही मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं भी बेसहारा हो गई हूँ। कोई मेरा नहीं रहा, आप भी नहीं। कहीं ना कहीं मैं उसके शिकवे शिकायतों को समझ सकता था, इसीलिए बस प्यार से उसे समझाता रहा और बहुत देर समझाने का असर ये निकला कि वो खामोश हो गई। लेकिन फोन रखने के बाद मुझे उसकी कमी शिद्दत से महसूस होने लगी। मैं सारी रात बेचैनी से करवटें बदलने लगा। मैं एक जवान मर्द था, मेरे अंदर बहुत से जज्बात थे और फिर शादी के 10वें दिन ही बीवी से दूर हो जाना एक इम्तिहान ही तो था। लेकिन मुझे यह अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। पहला महीना काफ़ी अच्छा गुजरा, मेरी तनख्वाह भी ठीक ठाक थी। मैंने घर पर जब इतना सारा पैसा भिजवाया तो मेरी माँ की खुशी की इंतहा ना रही। तो कहने लगी कि देख मुनव्वर, नौकरी छोड़ने के बारे में कभी सोचना भी मत। ही ऐसा ना हो कि बानू की बातों में तू टूट आए। 2 साल से पहले छुट्टी लेकर भी ना आना। मैं इन 2 सालों में तेरी एक बहन की शादी तो करवा ही दूंगी। अम्मा की बात सुनकर मैं भी खुश हो गया कि चलो मेरे बाहर आने से कम अज़ कम मेरी बहनों की शादियाँ तो निमट जाएंगी। अलबत्ता बानों की शिकवे शिकायत अभी भी बरकरार थे, लेकिन अब मैं उनकी कम ही परवाह किया करता था। जब भी वो शिकवा करती मैं अपनी मोहब्बत से उसे मना लेता। और फिर जैसे ही मेरी नौकरी का दूसरा महीना शुरू हुआ, एक शाम छुट्टी के वक्त मैडम ने मुझे अपने कमरे में बुला लिया और कहने लगी तुम क्या काम से फारिग होती अपने फ्लैट में जाकर बंद हो जाते हो? नए मुल्क आए हो, यहाँ घूमना फिरना भी चाहिए, तुम्हें पता तो चले कि हमारा मुल्क कैसा है। मैडम की बात पर मैंने मुस्कुरा कर कहा कि मुझे यहाँ के बारे में कुछ मालूम ही नहीं, यहाँ की जुबान आती है और ना ही इसके मतलब मैं मज़ीद कुछ जानता हूँ, इसीलिए मैं अपने फ्लैट में बंद होकर रह जाता हूँ। वो कहने लगी आज मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपना शहर घुमाती हूँ, तुम यहाँ की खूबसूरती को देखकर दंग रह जाओगे। उनके बहुत इसरार करने पर मैं उनके साथ उनकी गाड़ी में बैठ गया। वाकई ये शहर बहुत खूबसूरत था। काफ़ी देर तक वो मुझे मुख्तलिफ मकामात दिखाती रही और फिर एक ऐसी जगह ले गई जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। वो एक छोटा सा डांस बार था जहाँ खुलेआम शराब पी जा रही थी और लड़कियों का रक्स भी हो रहा था। मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा किसी ऐसी जगह आया था, इसीलिए मेरा सांस रुक रहा था और पता नहीं क्यों मेरे हाथ पाँव भी कप आ रहे थे। 5 मिनट भी ना लगे और मुझे ऐसे लगा कि अगर मैं मज़ीद यहाँ रुका मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। मैंने मैडम से कहा कि मेरे लिए यहाँ रुकना मुश्किल है, ये सब कुछ बहुत मुख्तलिफ है, मैं इस मिजाज का नहीं हूँ। मेरी बात सुनकर मैडम जोर से हंसी और कहने लगी थोड़ी देर की बात है, तुम्हें रंगीनियों के आदी हो ही जाओगे। इतनी खूबसूरत लड़कियाँ रक्स कर रही हैं, अगर तुम होश से देखो तो नज़र ना हटा सको। मैडम ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने डांस फ्लोर पर ले आई और मेरे साथ रक्स करने लगी। मैं रक्स क्या कर रहा था, बस ज़बरदस्ती जैसे वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे घुमा देती मैं भी घूम जाता। समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह उन्हें इनकार करो और यहाँ से फरार हो जाओ। और फिर इतनी देर में मैडम ने एक ड्रिंक भी मेरे हाथ में पकड़ा दी। मैंने इनकार किया और कहा कि मैं शराब नहीं पीता। तो वो कहने लगी कि शराब नहीं है, जूस है। मुझे मालूम है कि तुम शराब नहीं पीते। उनकी बातों में आकर मैंने वो ड्रिंक पी ली, लेकिन वही हुआ जिसका मुझे डर था। कुछ ही देर में मैं अपने हवास खो बैठा था और लड़कियों के रक्स में महव हो गया था। और जब सुबह के वक्त मुझे होश आया तो मैं अपने फ्लैट में मौजूद था। मैं नहीं जानता था कि मैं यहाँ तक किस तरह पहुँचा और सारी रात क्या कुछ हुआ है। मेरा सर बहुत ज़्यादा भारी हो रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को संभाला, मुँह हाथ धोया और फिर मुझे गुस्ल भी करना पड़ा, क्योंकि रात के किसी भी वाक़े के बारे में मुझे कुछ भी इल्म नहीं था। समझ नहीं आ रहा था कि मैडम ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जबकि वो जानती थी कि मैं शराब नहीं पीता। फिर भी उन्होंने मुझे झूठ बोलकर शराब पिला, एक ऐसी जगह लेकिन जहाँ जाना मैं सोच भी नहीं सकता था। पता नहीं वो क्या चाहती थी। काफ़ी देर बाद जब मैं खुद को संभाल पाया तो तैयार होकर दफ्तर पहुँच गया। मैडम पहले से ही वहाँ मौजूद थी। मुझे देखकर हंसी और कहने लगी मुनव्वर, तुम तो जूस पीकर भी अपने होश खो बैठे। अगर तुम सही शराब मैं तुम्हें पिला देती तो क्या होता। मैंने नाराज़गी से उन्हें देखा और कहा कि आपने मुझे जूस नहीं शराब ही पिलाई थी। वो कहने लगी जितनी हल्की शराब मैंने तुम्हें दी थी उसे यहाँ जूस ही कहा जाता है। मुझे क्या मालूम था कि तुम उसी में बहक जाओगे। मैंने शर्मिंदगी से नज़र झुका ली और मैडम से कहा कि मैं आइंदा ऐसी किसी जगह भी नहीं जाऊंगा। उन्होंने मेरे हाथ पर हाथ रखा और कहने लगी मैं तो बस इसलिए तुम्हें लेकर गई थी ताकि तुम बानू की कमी को महसूस ना करो। मैं जानती हूँ कि तुम अपनी बीवी को बहुत याद करती हो। परदेसियों के लिए औरत के बगैर यहाँ जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल है, मैं इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मैं तुम्हें एक ऑफर देती हूँ, 24 घंटे देती हूँ।
24 घंटों में मेरी ऑफर को कबूल कर लो तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, नहीं तो तुम्हें परेशानी उठानी पड़ेगी। कौन सी ऑफर? मैंने हैरत से पूछा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उन्हें क्या हो गया है। वो कहने लगी कि बहुत ज़बरदस्त ऑफर है, सोच समझ कर जवाब देना। ये बात तो तुम्हें भी मालूम है कि तुम 2 साल तक बगैर अपनी बीवी के यहाँ गुजारा नहीं कर सकते, इसीलिए मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुम मुझसे शादी कर लो और हम दोनों यहाँ अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। तुम अपनी बीवी को पैसे भिजवाती रहना, वो पे खुश रहेगी। मैडम की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया और अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। मैंने कहा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं मैडम? आप जानती हैं मैं शादीशुदा 10 दिन के दुल्हन को छोड़कर यहाँ आया हूँ, कैसे उसे धोखा दे सकता हूँ? तो फिर आपसे शादी? वो मुस्कुराई और कहने लगी कि तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, अच्छी तरह सोच लो, वरना तुम्हारी रात वाली सारी वीडियोस मेरे पास है। किस तरह तुम नशे में बहकर उन औरतों के साथ अपनी ख्वाहिशात पूरी कर रहे थे, मैं सारी वीडियोस तुम्हारी बीवी को भिजवा दूंगी। अभी तुम उसको जवाब देते रहना, तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी पूरी तरह खत्म हो जाएगी और मैं तुम्हें जब यहाँ से निकाल कर वापस तुम्हारे मुल्क भेजूंगी तो तुम्हें वहाँ नौकरी भी नहीं मिलेगी। तुम्हारी तरफ से नुकसान उठाओगे, इससे अच्छा ये है कि तुम मुझसे शादी कर लो। मैडम खुल्लम खुला मुझे ब्लैकमेल कर रही थी और मैं आंखें फाड़े उन्हें देख रहा था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये लबनानी औरतें इस कदर चालाक होंगी, लेकिन मैडम मुझसे ही शादी क्यों करना चाहती थी? यहाँ एक से बढ़कर एक मर्द था, पर उन्हें तो कोई भी मिल सकता था। वो जवान भी थी और पैसे वाली भी थी, लेकिन पता नहीं कि वो मुझसे ही शादी की ख्वाहिशमंद थी। मैं बिना कोई जवाब दिए उनके ऑफिस से बाहर निकल आया था। यहाँ 1-2 और भी पाकिस्तानी मर्द थे मुझे परेशान देखकर उनमें से एक पूछने लगा कि क्या बात है मुनव्वर भाई, आपको क्या हो गया है? जब कुछ समझ नहीं आया और परदेश में अपने देश का बंदा मिला तो मैं उसके सामने अपने दिल की सारी रुदात सुना बैठा। मेरी बात सुनकर वह हंसा और कहने लगा, मालकन ऐसी ही है, उसे पाकिस्तानी शादीशुदा मर्दों में बहुत दिलचस्पी है। अब उसके कोई पहले शो थोड़ी हो गए, इससे पहले भी वो यहाँ बहुत से पाकिस्तानी मर्दों से शादी कर चुकी है। उसकी बात सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। ये कैसी औरत थी जो पहले भी कई शादियां कर चुकी थी? फिर उस पाकिस्तानी शख्स ने मुझे शुरू से आखिर तक सारी कहानी सुनाई। दरअसल मालकन ने पहली शादी सचमुच में मोहब्बत से की थी और वो पाकिस्तानी शख्स था। उसकी खातिर मालकन ने क्या कुछ न किया था, अपने माँ बाप तक खुद को छोड़ दिया था। लेकिन उस शख्स ने मालकन से बहुत सारी दौलत से समेटी और फिर ये कहकर वापस पाकिस्तान रवाना हो गया कि वो वहाँ पर अपनी बीवी को छोड़कर आया था। ये बात मालकन के दिल में ऐसी चुभी कि उन्होंने उस आदमी की हरकत का बदला हर पाकिस्तानी शख्स से लेना शुरू कर दिया। मालकन बहुत देख समझ कर ऐसे पाकिस्तानी शादीशुदा नौजवानों को नौकरी पर रखती है जो जवान होने के साथ साथ खूबसूरत भी होते हैं और फिर उनकी कोई ना कोई हरकत अपने पास महफूज करके उन्हें शादी के लिए मजबूर करती हैं और फिर शादी के कुछ अर्से बाद खुद ही छोड़ देती हैं। आप भी बेफिक्र हो, उससे शादी कर लें, कुछ दिनों की बात है वो खुद आपसे अलग हो जाएगी, वरना दूसरी सूरत में आप नौकरी से भी जाएंगे पर बीवी से भी, क्योंकि मालकन सचमुच में सारे सबूत आपकी बीवी को पहुंचा देंगे। जमशेद की बात सुनकर मेरे मजीद जान निकल गए थे। मैं बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ गया था। मेरा अपनी मैडम से शादी का कोई इरादा ही नहीं था। मैं बानू को धोखा तो नहीं देना चाहता था और उस रात भी जो कुछ हुआ था वो मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया था, बल्कि मैं तो पूरी तरह नशे में था और मैडम ने पता नहीं मुझे ऐसा क्या कुछ करवाया था जिसकी धमकी वो मुझे अब दे रही थी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मेरी सांस रुकने लग गई थी। ये 24 घंटे मेरे लिए जिंदगी और मौत जैसे हो गए थे। मैं एक दफ़ा फिर अपनी मालकन के पास गया था, उनके आगे हाथ जोड़े और उनसे दरख्वास्त की कि मैं उनसे शादी नहीं कर सकता, मुझे अपनी बीवी से मोहब्बत है, मैं उसे धोखा नहीं देना चाहता। लेकिन मालकन की बात अपनी जगह कायम थी। वो कहने लगी कि शादी तो तुम्हें करनी होगी, वरना मैं तुम्हारी नौकरी ख़त्म कर दूंगी और तुम्हें वापस भेज दूंगी, लेकिन साथ ही तुम्हारी जिल्लत का सामान भी करूंगी। तुम सारी जिंदगी अपनी बीवी को सफाइयाँ पेश करते रह जाओगे, वो तुम पर यकीन नहीं कर पाएगी। मैडम की बातें सुनकर मुझे अंदाजा हो गया था कि वो अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। मैं उनके कमरे से निकल आया था। फिर 24 घंटे पूरे होने से पहले ही मैंने खामोशी से अपना टिकट बुक करवाया, अपना सामान समेटा और वापस पाकिस्तान की फ्लाइट ले ली। मैं नहीं जानता था कि आगे क्या होगा, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता था जिससे मैं अपने ही घर वालों की नज़रों में गिर जाता। बानो पहले ही मेरे जाने से खुश नहीं थी। अगर उसे मेरी दूसरी शादी का इल्म हो जाता तो वो शायद पूरी तरह टूट जाती। मैं घर पहुंचा तो मेरे घर वाले मुझे दरवाजे पर देखकर हक्का बक्का रह गए। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इस तरह घर आ गया। अम्मा ने मुझसे न जाने कितने सवालात पूछ लिए थे, मेरे पास किसी बात का कोई जवाब नहीं था। मैं कमरे में गया तो बानो की नज़र मुझ पर पड़ी और उसकी चीख निकल गई। मैंने उसे सीने से लगाया और वो रोने लगा। वो तो बहुत ही कमज़ोर हो चुकी थी, ऐसा लगता था कि जैसे खाना पीना छोड़ दिया। मुझे उसकी हालत देखकर बहुत अफसोस हुआ था। जिसके खाते में परदेश गया था वो ही पूरी तरह मिट्टी हो रही थी। मेरे इस तरह रोने पर वो बेचारी घबरा गई थी। मैंने उसे ये कह दिया कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकता था, इसीलिए लौट आया। मेरी माँ ने मुझे बहुत बुरा भला कहा, लेकिन मैं उन्हें क्या बताता कि मैं किस कदर मजबूरी में वापस लौटा था।
कुछ दिनों में मुझे यहाँ पर भी नौकरी मिल गई थी। बहुत अच्छी ना सही लेकिन बुरी भी नहीं थी। हमारे घर का गुजारा मुमकिन था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने बानू को सारी हकीकत भी बता दी कि मैं क्यों लौट कर आया। ये सुनकर उसकी भी जान निकल गई थी कि वहाँ की औरतें इस तरह की होती हैं। वो मेरी शुक्रगुजार थी कि मैंने उसे धोखा नहीं दिया, दूसरी शादी नहीं की। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हम मर्दों के लिए पैसा कमाना कितना मुश्किल काम है। हम अपना घर बार छोड़कर परदेश जाते हैं और वहाँ पर ऐसे बहुत से लोगों का शिकार हो जाते हैं जो हमारे साथ खेल खेलना चाहते हैं। मेरी लबनानी मैडम भी ऐसी ही थी। मुझसे शादी की खातिर उन्होंने न जाने उस रात मुझसे क्या करवाया था, मैं नहीं जानता था। शायद वो मेरे अंदर के जज्बात को जगा कर अपना मकसद हासिल करना चाहती थी। मुझे इस बात का एहसास दिलाना चाहती थी कि मैं तन्हा हूं और मुझे शादी करनी चाहिए। लेकिन मैंने सही वक्त पर सही फैसला किया था और लौट आया था। मैं अपनी सब माँ बहन बेटियों से कहना चाहता हूँ कि अपने घर के मर्दों का ख्याल रखें, उनकी परेशानियों और जिम्मेदारियों का एहसास करें, क्योंकि घर में रहने वाली चारदीवारी का तहफ़्फ़ुज़ पाने वाली औरत इस बात को नहीं जानती कि हम मर्द उन्हें ये तहफ़्फ़ुज़ पर खुशियाँ देने के लिए घर से बाहर की धूप में किस तरह अपने आप को जला कर राख कर देते हैं। जिंदगी और खुशियों पर हमारा भी हक है, लेकिन हम अपने घर वालों की खातिर अपने सारे हुकूक को बुलाकर बस फ़राइज़ को निभाने के लिए दिन रात कोशा रहते हैं। हम जैसे मर्दों के हक में हर माँ बहन बेटी को दुआ करनी चाहिए। आप लोगों का क्या ख्याल है? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। मज़ीद इस तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।